बैकडोर एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं और झूठ मूठ का श्रेय लेने की होड़ में शामिल हो गए हैं कि हम जनगणना कराएंगे। हम कौन से जनगणना कराएंगे? बिहार में तो जनगणना हुई तो उसका ठोस परिणाम सामने आया। 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया। हमने 94 लाख ऐसे अत्यंत गरीब परिवारों को छाटा जिन्हें विशेष आर्थिक समर्थन की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते थे भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम कास्ट सेंसस क्यों करवाएं, और अगर करवाएंगे तो हम आंकड़े क्यों प्रकाशित करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 में आपके साथ राहुल यादव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी बिहार आए थे और बिहार आने के बाद बिहार सरकार पे और केंद्र सरकार पे ताबड़तोड़ हमला बोल के गए, ताबड़तोड़ सवालों की बौछार करके गए। केंद्र सरकार में तो नहीं, लेकिन हम बिहार सरकार में जदयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी है। मैं बिहार सरकार में जितने भी राहुल गांधी जी जो सवाल दागे थे, मैं उन सब सवालों का जवाब इनसे लेने आया हूँ। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल गांधी जी बिहार आए थे और बिहार आने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर तो हमला बोला है, बिहार सरकार पर भी बहुत सारे हमला बोल के गए। सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि राहुल गांधी जी बोले कि बिहार पेपर लीक का सेंटर बना हुआ है, यहाँ हुई जाति जनगणना फेक है, चाहे कुछ भी हो जाए देश में जाति जनगणना होकर रहेगी। पहला सवाल सर, बिहार पेपर लीक का सेंटर बना हुआ है। देखिए, राहुल जी में राजनीतिक परिपक्वता की कमी है। यही कारण है कि राहुल जी के पदार्पण के बाद कांग्रेस की दुर्गति रुके नहीं रुक रही है। अपने इन्हीं अपरिपक्व बयानों के चलते राहुल जी हमेशा हास्य का पात्र बनते रहते हैं। बिहार पेपर लीक का सेंटर हुआ करता था एक जमाने में 1990 से 2005 के बीच में, जिसमें रंजीत डॉन जैसे व्यवसायी फला फूला करते थे और सारे पेपर लीक के मास्टरमाइंड लोगों को सत्ता का संरक्षण मिला होता था। अब ऐसी बात नहीं है। देखिए, गड़बड़ियां तो प्रत्येक समाज में हो सकती है, गड़बड़ियों को कोई रोक नहीं सकता है। मानवीय प्रवृत्तियों की स्कैनिंग नहीं की जा सकती है, कब कौन क्या कर बैठेगा। महत्वपूर्ण यह होता है कि राज्य की सत्ता पर जो गद्दी बैठा है वह उन गड़बड़ियों को रोकने के लिए कितना ईमानदार है, उनके प्रति कितनी कठोरता से पेश आता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार जब से 2005 में बिहार में बनी है, तो एक तो कि इस तरह की गड़बड़ियां न के बराबर हुई हैं। सारे यूनिवर्सिटी में अब देख रहे हैं कि कैलेंडर का, एकेडमिक कैलेंडर का पालन, कैलेंडर का पालन, सारी बातें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू हो रही हैं। और जो कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, हाल में आपने पढ़ा होगा कि संजीव मुखिया के खिलाफ वारंट इशू किया गया, घर की कुर्की जब्ती होने जा रही है। तो ये संजीव मुखिया के साथ और आरजेडी के नेताओं के बीच में कैसे संबंध थे वो बिहार के सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे और सारे लोगों ने उसको देखा भी। तो मैं अपनी सरकार का नजरिया बता दूं कि नीतीश कुमार जी के लिए बिहार में इस तरह की घटनाएं बेहद ही संवेदनशील मुद्दा होती है और उनसे हमारी सरकार कड़ाई से पेश आती है। उन्होंने सर जाति जनगणना पे भी सवाल खड़ा किया, बोले कि जो बिहार में जाति जनगणना हुआ है वो फेक है। हम पीएम नरेंद्र मोदी जी के मुंह के सामने जातिगत जनगणना कर रहे हैं। देखिए, यही मैच्योरिटी की कमी है जी। राहुल जी अगर सारे तथ्यों से परिचित होते तो शायद इस तरह की अपरिपक्व बयानबाजी नहीं करते। सबसे पहले तो उन्हें कांग्रेस पार्टी का इतिहास जानना चाहिए, अपने पुरखों का इतिहास जानना चाहिए कि उनके पुरखों का जातीय जनगणना को लेकर क्या सोचना था। तो 1951 में पार्लियामेंट में जाति जनगणना को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। जब देश में मंडल कमीशन को लागू करने की बारी आई थी तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि देश को बुद्धुओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बुद्धुओं को आगे बढ़ाना कहीं से बुद्धिमत्ता नहीं है। यानी कि उनकी नज़र में आरक्षण का मतलब बुद्धुओं को आगे बढ़ाना था। तो यह था समाज के अति पिछड़े भाइयों और दलितों को देखने का कांग्रेस का नजरिया। आगे बढ़िए, 2011 में केंद्र में जब सरकार थी इनकी तो सेंसस हुआ था। उस सेंसस के आंकड़े इन लोगों ने, कास्ट सेंसस के आंकड़े इन लोगों ने आज तक प्रकाशित नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्या वो आंकड़े फेक थे? दूसरी बात है कि इनकी सरकार कर्नाटक में है, कर्नाटक में सर्वे कराया इन लोगों ने, कास्ट सर्वे कराया इनकी सरकार ने, लेकिन आज तक उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होते थे भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हम कास्ट सेंसस क्यों करवाएं, और अगर करवाएंगे तो हम आंकड़े क्यों प्रकाशित करेंगे। तो आप सेंसस करवाइएगा पॉकेट में रखने के लिए। आपके एक नेता कहते हैं कि हम सेंसस प्रकाशित नहीं करेंगे और राहुल जी बोलते हैं कि हम सेंसस करवा के और मुंह पर फेंकेंगे
अब देखिए इन लोगों का आपस में ही तालमेल नहीं है। तो देखिए है क्या कि पूरा देश यह जान गया कि नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय की राजनीति में बाजी मार लिए। कास्ट सेंसस नीतीश कुमार जी का ब्रेन चाइल्ड रहा। नीतीश कुमार जी ने अपने संसाधनों से बिहार में जातीय जनगणना करवाया और पूरे देश के सामने एक नजीर पेश कर दिया। अब राहुल गांधी जी को लगा कि हम तो श्रेय नहीं ले पाए, सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम पिछड़ गए, तो ये बैकडोर एंट्री करने का प्रयास कर रहे हैं और झूठ मूठ का श्रेय लेने की होड़ में शामिल हो गए हैं कि हम जनगणना कराएंगे। हम कौन से जनगणना कराएंगे? बिहार में तो जनगणना हुई तो उसका ठोस परिणाम सामने आया। 94 लाख गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया और उन गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए 2-2 लाख रुपए की कार्य योजना भी बनी। अब क्या किए? दूसरी बात है कि आप केवल बताते हैं कि हम जातीय जनगणना करेंगे। जातीय जनगणना के बाद आपका अगला कदम क्या होगा आपने क्यों नहीं बताया? केवल क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है। हमने 94 लाख ऐसे अत्यंत गरीब परिवारों को छाटा जिन्हें विशेष आर्थिक समर्थन की आवश्यकता है। तो यह है नीतीश कुमार जी का विजन और राहुल जी को चाहिए कि बिहार की जातीय जनगणना से और नीतीश कुमार जी के विजनरी अप्रोच को सीखे, समझे और तब उसे व्यवहार में लाए। साथ में राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि जो बीजेपी और आरएसएस है वो संविधान खत्म करने में लगा हुआ है। आप बीजेपी के सहयोगी दल है सर, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? फिर से मैं बोलूंगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जी को अपने इतिहास को ईमानदारी से पढ़ने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा साफ मानना है, या कोई भी इतिहास की हल्की जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी यह जानता है कि इतिहास के जितने भी खंड हैं उन खंडों से जितना बेरहमी से कांग्रेस के नेता पेश है वैसा कोई नहीं। आपको पता है कि अनुच्छेद 356 का बेजा इस्तेमाल करके भारत में चुनी हुई राज्य सरकारों को अपदस्थ करने का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम से है। राज्यपाल नामक संवैधानिक संस्था के दुरुपयोग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम से है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन कर, सीनियरिटी का उल्लंघन कर, इमरजेंसी के जमाने में एन राय को इन लोगों ने, इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया था। सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को इन लोगों ने मटियामेट कर दिया था। इवन की जो संविधान की प्रस्तावना देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना के साथ भी संशोधन के जरिए इन लोगों ने छेड़छाड़ का कई बार प्रयास किया। और सबसे बढ़कर जिस पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाया हो, जिस पार्टी ने देश में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया हो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को वंचित किया हो और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार कुठाराघात किया हो, अगर ऐसी पार्टी और उसके नेता यह बोलते हैं कि संविधान खतरे में है तो केवल हंसा जा सकता है और उनकी बौद्धिक दुर्दशा पर आंसू बहाया जा सकता है। बस। सर लास्ट सवाल, उन्होंने कहा है कि बिहार लेबर मजदूरों का अड्डा बन चुका है, फैक्ट्री बन चुका है। देखिए शायद उन्हें पलायन के न्यूनतम आंकड़ों की जानकारी नहीं है। पिछले 9 वर्षों में बिहार में 3,77,00,000 गरीबी, मतलब बिहार में गरीबों की संख्या 3,77,00,000 घटी है पिछले 9 वर्षों में। और भारत में गरीबी दूर करने वाले राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश अभी शीर्ष पर चल रहे हैं। ये इनको जानना चाहिए। दूसरी बात है कि पलायन का मुद्दा इनका खड़ा किया हुआ है। मैं तो सीधे चार्ज करूंगा कि पलायन का मुद्दा बिहार में कांग्रेस और लालू जी की देन है। कैसे देन है कांग्रेस की? आपको पता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार में माल भाड़ा समानीकरण का नियम लागू किया गया था। अच्छा। जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार के खनिजों का फायदा बाहर के उद्योग उठाने लगे और बिहार के खनिजों के बल पर दूसरे राज्यों में उद्योग लगे, गुजरात में उद्योग लगे, महाराष्ट्र में उद्योग लगे और बिहार उद्योग धंधों से वंचित हो गया। बिहार सही रॉयल्टी से भी वंचित रह गया। अगर वो उद्योग धंधे बिहार में लगते तो आज बिहार में पलायन की समस्या उतनी गंभीर नहीं होती। दूसरी बात है कि उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए जब बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही थी तो कांग्रेसी नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से बिहार के फिजाओं में गूंजते रहते थे। तो इन लोगों के भ्रष्टाचार, बिहार के प्रति सौतेले व्यवहार के चलते बिहार में पलायन की समस्या गंभीर हुई और माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में जब से बनी है तब से पलायन को लेकर वह कितने गंभीर हैं इसका पता इसी बात से चलेगा कि आप बराबर बिहार के अखबारों को देखिए, किसी न किसी विभाग से रोज बहाली निकल रही है। तो बिहार में जो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार का यह पूरा प्रयास है कि पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरियों के माध्यम से, और जो अनस्किल्ड लोग हैं उनके लिए बिहार में कौशल विकास केंद्रों का तेजी से विस्तार से लेकर जवाहर रोजगार योजना के माध्यम से उन्हें रोजगार की उपलब्धता, कई सारे मोर्चों पर बिहार में एक साथ काम चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी की सरकारें जहां जहां पर हैं, जरा वहां के भी तो पलायन के आंकड़े वो जारी करें कि मेरी सरकार बनने के बाद पलायन के मोर्चे पर हमने कौन सा तीर मार दिया है।
बिहार के तो सारे आंकड़े कांग्रेस के नेता जिस दिन कहेंगे हम लोग आमने सामने बैठ जाएंगे और उनका ज्ञान चक्षु खोल देंगे। तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी, इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए जो दौर था रंजीत डॉन वाला वो जा चुका है, ये नीतीश जी का दौर है। यहाँ पे किसी भी चीज को लागू करने से पहले पूरी तरह से जांच परख किया जाता है। जब प्लान पे इनसे सवाल किया तो बोले कि देखिए कांग्रेस के नेता भी तो अपना आंकड़ा जारी करे कि जहां जहां उनकी सरकार है वहां प्लान का क्या हालत है। अगर ऐसा बात है तो एक बार टेबल टॉकिंग के रूप में आइए ना, आंकड़ा आमने सामने पेश करिए, बता देंगे कि कौन से राज्य में कितना प्लान किया और बिहार उसमें कौन सा स्थान पर रहा। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ राहुल यादव, आप देख रहे थे एक न्यूज़ 24।